जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका बी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं आईएनएस विक्रमादित्य को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को भारत के रक्षा मंत्रालय से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो कि 1207 करोड़ रुपए यानी कि $140 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अंतर्गत जो आईएनएस विक्रमादित्य है वो रिफिट से गुजरेगा। जी हाँ, आईएनएस विक्रमादित्य के रिफिट के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया गया है। अब यहाँ पर कुछ मेजर चेंजेस हैं जो हमें आईएनएस विक्रमादित्य में देखने को मिलेंगे। इस समय भारतीय नौसेना में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल हैं, जिसमें क्रमशः आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत है। एक तरफ जहां आईएनएस विक्रमादित्य रिफिट से गुजरेगा, तो आईएनएस विक्रांत जो अपनी जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन करेगा। और भारतीय नौसेना इस तरह के जो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर का प्लान लेके चल रही है, ताकि मान लीजिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर अगर रिफिट से गुजरे तो दो एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, ये भारतीय नौसेना के पास अवेलेबल हो। तो ये एक बड़ी अपडेट है जो कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आ रही है। हमारी अगली बड़ी अपडेट परम मित्र पाकिस्तान को लेकर आ रही है। पाकिस्तान के खुद के नेता कहीं बाहर जाएं या कोई विदेशी नेता पाकिस्तान में आए और पाकिस्तानी वहां पर कश्मीर का नाम ना ले, ये तो मानो ठीक वैसा ही है कि सब्जी बिना नमक के ही बन गई। और ऐसा ही कुछ अब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने किया, लेकिन उसके बाद जो इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है, पाकिस्तान उससे खुद को बाहर निकाल नहीं पा रहा है। दरअसल हाल ही में आपको पता होगा कि 25 नवंबर को जो बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं, ये पाकिस्तान के दौरे पर थे। एक तरफ जहां पाकिस्तान के आंतरिक हालात के चलते वो बाहर निकलने में कंफर्टेबल नहीं थे, तो किसी तरह पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, इनके साथ एक मीटिंग का आयोजित किया जाता है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब शहबाज शरीफ उनसे कहते हैं कि शहबाज शरीफ कश्मीर के मुद्दे पर बात करते हैं, तो जो बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं वो सीधे तौर पर ये कहते हैं कि कश्मीर को जाने दीजिए, काम की बात करिए। और ये स्टेटमेंट इस समय इंटरनेट मीडिया पे या यूं कह ले इंटरनेशनल मीडिया पे जंगल में आग की तरह फैली है। और ये जो इंटरनेशनल बेइज्जती पाकिस्तान की हुई है, पाकिस्तान इससे खुद को बाहर निकालने में फिलहाल तो असमर्थ नजर आ रहा है। हमारे अगली बड़ी अपडेट साउथ कोरिया से आ रही है। दोस्तों, साउथ कोरिया का जो एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये किस शानदार स्पीड से आगे बढ़ा है, इसका प्रमाण जान करके आप लोग भी दंग रह जाएंगे। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर बताया जा रहा है कि साउथ कोरिया के KF-21 जो कि बोरमी एयरक्राफ्ट है, इसने जो 1000 सेफ शॉर्टीज हैं इनको पूरा कर लिया है। जी हाँ, 1000 सुरक्षित या एक्सीडेंट फ्री जो शॉर्टीज हैं, ये KF-21 बोरमी के द्वारा पूरी की जा चुकी है। इसने जुलाई 2022 में अपनी जो पहली उड़ान है वो भरी थी, और सिर्फ 2 वर्ष के अंतर्गत जो 1000 शिप शॉर्टीज हैं ये अब तक पूरी हो चुकी हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और ये प्रमाण है इस प्रोग्राम की रफ्तार का, जो कि काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर हम डेवलपमेंटल फेज की बात करें, तो KF-21 बोरेमी को अलग अलग टाइवर्स टेस्ट से गुजारा गया था, जहां पर इसने एक्सेप्शनल सेफ्टी, रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस को प्रदर्शित किया है। अगर हम शॉर्टीज की बात करें, तो इसमें स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, एवियोनिक सिस्टम, एरोडायनेमिक्स और एडवांस कॉम्बैट जो सिनेरियोज हैं उनको यहाँ पर प्रूव किया है। उनसे इन शॉर्टीज को गुजारा गया है, टेस्ट को गुजारा गया है, और एयरक्राफ्ट ने अपनी कैपेबिलिटी को प्रदर्शित भी किया है। अब इस प्रोग्राम को देखने के बाद भारत में जो डिफेंस एंथुजियास्ट और एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो इसी चीज़ को लेकर आश्चर्यचकित है कि क्या हमें सेम पेस एमका प्रोग्राम में देखने को मिलेगी। क्या एमका का जो टेस्ट है वो भी इसी रफ्तार से आगे बढ़ेगा? क्योंकि एमका की जहाँ तक बात रही, तो 2028 में एमका को शेड्यूल किया गया है, और उसके बाद यहाँ पर एमका के जो सिलसिलेवार टेस्ट हैं ये शुरू किए जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये जो बोरामी प्रोग्राम है ये 2 फेजेस में होगा। पहला एक 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा जो कि टेस्ट किया जा रहा है, और उसके बाद एक डेडिकेटेड 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भी इसी प्रोग्राम के अंतर्गत विकसित किया जाना है। जबकि एमका के केस में ये चीज़ें थोड़ा अलग हैं। एमका मार्क 1 बेसिकली स्टेल्थ होगा, सारी चीज़ें होंगी, बस वो जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन से पावर्ड होगा। वहीं एमका मार्क 2 एक उसका अपग्रेडेड वेरिएंट होगा, जिसमें इंडिजिनस 110 किलोटन का जो इंजन है वो इस्तेमाल किया जाएगा। भारत में डिफेंस एंथुसियास्ट और एनालिस्ट यही मानते हैं कि भारत को सेम जो रोड मैप है फॉलो करना चाहिए अपने हर फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए, क्योंकि हमने जो डिले तेजस प्रोग्राम में देखी है, जहां पर पहली उड़ान 2001 में आयोजित करी गई और एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने में हमें सालों लग गए, वो चीज़ ना हो। और यही सेम पेस जो कोरिया ने अपनाई है, वो हम अपने तेजस मार्क 2, एमका या दूसरे जो फ्यूचर प्रोग्राम है उसमें अपनाएंगे, तो भारत को इसका क्लियर बेनिफिट मिलने वाला है। और जो डेवलपमेंटल टाइमलाइन है वो भी काफ़ी शॉर्ट होगी, और जो एयरक्राफ्ट है वो तय किए गए समय पर भारतीय वायुसेना को मिल सकेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी GTRE से आ रही है। GTRE जो कि DRDO की एक प्रीमियर लेबोरेटरी है, उन्होंने हाल ही में अपना जो 63वां लैब राइजिंग डे है उसको काफ़ी धूमधाम से मनाया, और इंडिया के एरोस्पेस एम्बिशन को पूरा करने में अपना जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में चर्चा करी। और इसी सेलिब्रेशन के दौरान उन्होंने
जो लक्ष्मी मशीन वर्क्स लिमिटेड है, उनके सहयोग की भी काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा करी। आपको बता दें कि जीटीआरए ने बाकायदा इनके एक्सेप्शनल वर्क को काफ़ी सराहा है और उसकी तारीफ भी करी है, क्योंकि अगर हम लक्ष्मी मशीन वर्क्स लिमिटेड की बात करें तो एलएमडब्ल्यू ने जो 50 किलोटन का हमारा कावेरी इंजन है, उसके गियर बॉक्स को विकसित किया है और इन्होंने अपनी सहभागिता को भी सुनिश्चित किया है और ये एक बड़ा माइलस्टोन था जिसे गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट और उनके इंडस्ट्री पार्टनर्स के द्वारा अचीव किया गया था। अब अगर हम बात करें कावेरी इंजन प्रोग्राम की, तो निस्संदेह भारत को इस तरह के प्रोग्राम की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, इस प्रकार के जेट इंजन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हम अपनी आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित कर सकें। अब रही बात एलएमडब्ल्यू के द्वारा बनाए गए जो गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स मॉड्यूल की, तो ये एक क्रिटिकल कंपोनेंट है जेट इंजन सिस्टम का, जो कि हाईएस्ट प्रेसिजन और रिलायबिलिटी की डिमांड करता है और ये बेसिकली जो पावर ट्रांसफर है उसको मैनेज करता है, ताकि जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है एरो इंजन की वो बनी रहे। अब ये जो जीटीआरई है, इसने जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो पूरी की पूरी नींव है उसको संभाल रखी है और जिस प्रकार के हालात चल रहे हैं, अब ऐसा आभास हो रहा है कि 1 दशक के अंतर्गत हमारे पास जो एडवांस जेट इंजन है ये उपलब्ध हो जाएगा। आप सबने एक चीज महसूस करी होगी कि बांग्लादेश का नजरिया भारत को लेकर के अब लगातार विपरीत होता जा रहा है और बांग्लादेश की जो नफरत है भारत को लेकर के वो अपनी चरम सीमा को पार कर रही है। पहले बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार है उसको लेकर जब भारत ने आवाज उठाई, तो बांग्लादेशी कहीं ना कहीं अंदर से चिढ़े बहुत ज्यादा है और अब इसका प्रमाण आपको एक के बाद एक जो अलग अलग अपडेट्स आ रही है बांग्लादेश से उससे मिल जाएगा। हाल ही में एक वायरल वीडियो सामने आई है ट्विटर पे, जहां पर बांग्लादेश के एक सो कॉल्ड बुद्धिजीवी जिनका नाम डॉक्टर शहीदुज्जमान है, उन्होंने एक अभी सिफारिश करी है बांग्लादेश की सरकार के सामने कि बांग्लादेश की वायुसेना के लिए बांग्लादेश की सरकार को तकरीबन 3 स्क्वाड्रन जो जेफ-17 थंडर्स की हैं, ये पाकिस्तान से खरीदनी चाहिए। क्योंकि डॉक्टर शहीदुज्जमान का ऐसा मानना है कि जेफ-17 थंडर चाइना के द्वारा प्रोड्यूस किया गया या चाइना पाकिस्तान के द्वारा संयुक्त रूप से प्रोड्यूस किया गया एक ऐसा फाइटर है जो कि अमेरिकी F-35 से बराबरी कर सकता है। जी हाँ, उन्होंने जेफ-17 थंडर को जो F-35 है उससे कंपेयर भी किया है और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारी जो एडवांस कैपेबिलिटी है दोनों एयरक्राफ्ट्स के बीच में सिमिलर है, लेकिन जेफ-17 थंडर बांग्लादेश को कम प्राइस टैग पे मिल जाएगा। अब ये जो जब से वक्तव्य सामने आया है, इसके बाद से जो खिल्लियां हैं वो तो उड़ रही हैं, लेकिन जो हमारे सीनियर एनालिस्ट है वो इस चीज़ को लेकर के भी चिंतित है कि बांग्लादेशी जो माइंडसेट है वो कितना ज़्यादा जहरीला होता जा रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी होगी कि इसके पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी, जब राफेल को लेकर के ऐसी चीज़ सामने आई थी कि बांग्लादेश राफेल इसलिए नहीं खरीदेगा क्योंकि भारत राफेल को ऑपरेट करता है और उस समय बांग्लादेश के जो सो कॉल्ड डिफेंस एक्सपर्ट हैं उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश वो एयरक्राफ्ट कभी नहीं खरीदेगा जो उसके दुश्मन देश ऑपरेट करते हैं, यानी उन्होंने इनडायरेक्टली भारत को अपना दुश्मन पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। तो ये जो माइंडसेट है कहीं ना कहीं हास्यप्रद भी है और ये भारत की चिंता को भी बढ़ा रहा है। आपका इसको लेकर क्या विचार है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।